अगर आपको ग्राफ क्वेश्चंस देखकर डर लगता है, नर्वस फील होता है या फिर जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ नेट एग्जाम में ग्राफ क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये समझ नहीं आता तो ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ग्राफ क्वेश्चंस को डिफिकल्ट समझकर स्किप कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि ग्राफ इंटरप्रिटेशन रटने का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सीक्वेंस को समझने का टॉपिक है। इस कंप्लीट सीरीज में मैं आपको ग्राफ इंटरप्रिटेशन बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी। अगर आपको एक्सिस, वेरिएबल, स्केल, स्लोप या इंटरसेप्ट जैसे टर्म्स भी नहीं पता है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप और लाइफ साइंसेस के एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे। इस सीरीज के एंड तक आप किसी भी ग्राफ को कॉन्फिडेंस के साथ रीड कर पाएंगे, कॉमन मिस्टेक से बच पाएंगे और एग्जाम में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। डीप इनसाइड बायोसाइंसेस में आपका स्वागत है और चलिए ग्राफ इंटरप्रिटेशन की जर्नी को शुरू करते हैं। इस ग्राफ इंटरप्रिटेशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, फाउंडेशंस। हम ग्राफ इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ग्राफ पढ़ने से पहले जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जरूरी है उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर रोड मैप में हम ग्राफ इंटरप्रिटेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। फिर चार्ट टाइप्स में लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी में कॉमनली यूज होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में समझेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि हर ग्राफ कब और क्यों यूज होता है। स्लोप एंड इंटरसेप्ट में समझेंगे कि स्लोप और इंटरसेप्ट मैथमेटिक्स और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिप्रेजेंट करता है। ये कॉन्सेप्ट्स ट्रेंड्स और रेट्स को सही तरीके से इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। मैथमेटिकल कर्व्स में इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कर्व्स को आइडेंटिफाई करना और उनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस समझना सीखेंगे। इससे कॉम्प्लेक्स ग्राफ भी आसानी से समझ में आएंगे। डू नॉट कंफ्यूज कॉन्सेप्ट में जो ग्राफ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं उनको कंपेयर करके उनमें डिफरेंस समझेंगे। इससे एग्जाम में कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड कर पाएंगे। समरी चार्ट ऑफ सिमिलर लुकिंग ग्राफ्स में जो ग्राफ्स देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, उनका क्विक कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे। ये एग्जाम के पहले फास्ट रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल होगा। फिर कंपैरिजन स्नैपशॉट में मल्टीपल ग्राफ्स को जल्दी कंपेयर करना और उनके की डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ये एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में देखेंगे कि ग्राफ इंटरप्रिटेशन को रियल लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। हर ग्राफ को प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे। एग्जाम प्रिपरेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। हमारा फोकस एक्यूरेसी, स्पीड और स्मार्ट थिंकिंग पर रहेगा। वर्कड एग्जाम्पल्स में प्रीवियस ईयर और मॉडल क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप साथ में सॉल्व करेंगे। इससे ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आएगा। कॉमन मिस्टेक्स में समझेंगे कि ग्राफ पढ़ते वक्त स्टूडेंट सबसे ज्यादा कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप इजी मार्क्स बचा सकते हैं। रिजल्ट चेकलिस्ट में अपनी इंटरप्रिटेशन सही है या नहीं इसे वेरीफाई करने के लिए एक सिंपल चेकलिस्ट यूज करेंगे। इससे एरर्स कम होंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रैक्टिस टिप्स में रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू ग्राफ इंटरप्रिटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज सीखेंगे। छोटे इंप्रूवमेंट्स भी एग्जाम में बड़ा डिफरेंसेस ला सकता है। आंसर्स टू फोकस में ग्राफ को एफिशिएंटली इंटरप्रेट करके सबसे लाइकली करेक्ट आंसर कैसे आइडेंटिफाई करे इस पर डिस्कशन करेंगे। ये स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सैंपल क्वेश्चंस में आखिर में रीसेंट सीएसआईआर यूजीसी टीबीटी जेआरएफ नेट एग्जाम के एक्चुअल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे आप सीखे हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को रियल एग्जाम सिचुएशंस में कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर पाएंगे। अब अलग अलग ग्राफ टाइप्स को पढ़ने से पहले एक बहुत बेसिक सवाल का जवाब समझते हैं। ग्राफ क्या होता है? सिंपल शब्दों में ग्राफ दो या उससे अधिक वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को विजुअल फॉर्म में दिखाता है। बड़े बड़े टेबल्स में दिए गए नंबर्स को पढ़ने के बजाय ग्राफ हमें वही इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से समझने में मदद करता है। लेफ्ट साइड में आपको दो एक्सिस देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। ये आमतौर पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है, यानी वो वेरिएबल जिसे एक्सपेरिमेंट में बदला या कंट्रोल किया जाता है। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। यही वो वैल्यू जो रेस्पॉन्स के रूप में मेजर की जाती है। ग्राफ का हर पॉइंट एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट किया गया एक ऑब्जर्वेशन या डेटा वैल्यू होता है। जब इन पॉइंट्स को जोड़ा जाता है तब हमें एक पैटर्न या ट्रेंड दिखाई देता है। एक ग्राफ हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। पहला, डेटा यानी एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट की गई वैल्यूज। दूसरी, रिलेशनशिप यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के बदलने पर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई कैसे बदलता है। और तीसरी, मीनिंग यानी उस पैटर्न से निकलने वाला साइंटिफिक कंक्लूजन। एक बात
हमेशा याद रखिए, हर पिक्चर ग्राफ नहीं होती। एक प्रॉपर ग्राफ के लिए क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल, लेबल्ड एक्सेस और करेक्ट स्केल होना बहुत जरूरी है। लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम काइनेटिक्स, सेल ग्रोथ स्टडीज, ड्रग डोज रेस्पॉन्स, पॉपुलेशन बायोलॉजी, इकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स जैसे लगभग हर टॉपिक में ग्राफ्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए ग्राफ इंटरप्रिटेशन सीखना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब हमें ग्राफ का बेसिक आइडिया समझ में आ गया है। अब चलिए कोऑर्डिनेट प्लेन को समझते हैं, क्योंकि हर ग्राफ इसी पर बना होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ग्राफ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मिलते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। ग्राफ का हर पॉइंट इसी ओरिजिन से मेजर किया जाता है। कोऑर्डिनेट्स हमेशा ऑर्डर पेड के रूप में लिखे जाते हैं। इसका मतलब पहले x फिर y लिखा जाता है। जैसे 3 5 का मतलब है पहले x पर 3 यूनिट्स और फिर y पर 5 यूनिट्स ऊपर जाना। कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। क्वाड्रेंट 1 में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 2 में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। डायरेक्शन याद रखिए, राइट जाने पर x बढ़ता है, लेफ्ट जाने पर x कम होता है। इसी तरह ऊपर जाने पर y बढ़ता है और नीचे जाने पर y कम होता है। लाइफ साइंसेस के अधिकतर ग्राफ्स में x एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाता है, जैसे टाइम, डोज या कॉन्सेंट्रेशन। y एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाता है, जैसे ग्रोथ, एंजाइम एक्टिविटी या रेस्पॉन्स। और सबसे आखिर में स्लोप को याद रखिए। पॉजिटिव स्लोप का मतलब दोनों वेरिएबल साथ में बढ़ते हैं। नेगेटिव स्लोप का मतलब एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा कम होता है। ये कॉन्सेप्ट ग्राफ इंटरप्रिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। ग्राफ इंटरप्रिटेशन में स्टूडेंट्स की सबसे कॉमन गलती होती है स्केल को इग्नोर करना। इसीलिए किसी भी ग्राफ को पढ़ने से पहले सबसे पहला उसका स्केल जरूर देखिए, क्योंकि एक जैसे दिखने वाली डिस्टेंस अलग अलग स्केल्स में बिल्कुल अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकती है। सबसे पहले लीनियर स्केल को समझते हैं। यहाँ इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल एडिशन होता है, जैसे 0, 10, 20, 30 और 40 में हर स्टेप 10 यूनिट से बढ़ रहा है। इस स्केल का यूज सेल काउंट, टाइम, टेम्परेचर, हाइट, वेट और एब्जॉर्बेंस जैसे पैरामीटर्स के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक स्केल की। यहाँ इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल एडिशन नहीं बल्कि इक्वल मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे 1 से 10, फिर 100, फिर 1000 और 10,000। हर स्टेप 10 गुना बढ़ रहा है। यह स्केल बैक्टीरियल ग्रोथ, जीन एक्सप्रेशन, वायरल लोड, एंटीबॉडी टाइटर, पीएच, एंजाइम काइनेटिक्स ग्राफ्स में बहुत कॉमनली यूज होता है। अब ब्रोकन एक्सिस को देखिए। एक्सिस के बीच में जो ब्रेक दिख रहा है उसका मतलब है कि स्केल का एक हिस्सा स्किप किया गया है। इसे ग्राफ को कॉम्पैक्ट बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इस ब्रेक को नोटिस नहीं करेंगे तो डिफरेंसेस असल से ज्यादा बड़े लग सकते हैं। इसलिए एग्जाम में एक सिंपल हैबिट बना लीजिए। स्लोप कंपेयर करने से पहले, फोल्ड चेंज कैलकुलेट करने से पहले या ग्राफ का कंक्लूजन निकालने से पहले हमेशा एक्सिस, लेबल और स्केल को चेक कीजिए। याद रखिए, ग्राफ एक जैसा दिख सकता है लेकिन स्केल बदलने से उसका मीनिंग पूरी तरह बदल सकता है। अब से हम हर ग्राफ को एक फिक्स्ड सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अगर आप इन 6 स्टेप्स को अच्छी तरह सीख लेंगे तो किसी भी ग्राफ को बिना कंफ्यूजन के एनालिसिस कर पाएंगे। फर्स्ट, डिकोड। टाइटल, एक्सिस, वेरिएबल, यूनिट, स्केल्स को डिकोड करना है। सेकेंड, रिकॉग्नाइज, यानी चार्ट फैमिली के अंदर कौन सा ग्राफ आया है, कर्व शेप क्या है, स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट्स कहाँ है, रिकॉग्नाइज करना है। फिर थर्ड स्टेप में क्वांटिफाई। इसमें हम वैल्यूज रीड करेंगे, ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे, वेरिएशन, मीन, मीडियन, एरर बार, स्टैंडर्ड डिविएशन और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को कंपेयर करेंगे। फिर फोर्थ आता है इंटरप्रेट। ग्राफ के पैटर्न को बायोलॉजिकल मीनिंग से जोड़ेंगे और ट्रेंड्स, रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फिफ्थ, इवैल्यूएट। देखिए ग्राफ में कोई लिमिटेशंस या मिसलीडिंग फीचर्स तो नहीं है और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को एसेस करना है। फाइनली, प्रेडिक्ट। सिर्फ अवेलेबल डेटा के बेसिस पर लॉजिकल प्रेडिक्शंस कीजिए और फ्यूचर वैल्यूज ऑब्जर्व ट्रेंड के अंदर एस्टिमेट करना है। अब हम ग्राफ इंटरप्रिटेशन का पहला स्टेप डिकोड सीखेंगे। ग्राफ को समझने या क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि ग्राफ में दिया गया क्या है। सबसे पहले टाइटल पढ़िए। टाइटल बताता है कि ग्राफ किस बारे में है। यहाँ टाइटल है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। इसका मतलब ग्राफ दिखाता है कि टेम्परेचर बदलने पर एंजाइम एक्टिविटी कैसे बदलती है। अब दोनों एक्सिस को देखिए। एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाता है, जो यहाँ टेम्परेचर है। एक्सपेरिमेंट में इसी वेरिएबल को चेंज किया गया है। वाई एक्सिस यानी
यानी वर्टिकल एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाता है, जो यहाँ रिलेटिव एंजाइम एक्टिविटी है। ये वही रेस्पॉन्स है जिसे मेजर किया गया है। अब यूनिट्स चेक कीजिए। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और एंजाइम एक्टिविटी परसेंटेज में। यूनिट समझे बिना वैल्यूज का सही मतलब नहीं निकला जा सकता। आखिर में स्केल देखिए। एक्स एक्सिस का हर डिवीजन 10 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस का हर डिवीजन 20% एंजाइम एक्टिविटी को। स्केल को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, वरना कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों गलत हो सकते हैं। इसलिए हमेशा एक रूल याद रखिए, पहले टाइटल पढ़िए, फिर दोनों एक्सिस पढ़िए, वेरिएबल्स और यूनिट समझिए और सबसे आखिर में स्केल चेक कीजिए। तभी आप ग्राफ को सही तरीके से डिकोड कर पाएंगे। अब हम दूसरा स्टेप रिकॉग्नाइज सीखेंगे। ग्राफ को डिकोड करने के बाद तुरंत वैल्यूज मत पढ़िए। सबसे पहले ग्राफ की ओवरऑल स्ट्रक्चर को पहचानिए। सबसे पहले चार्ट फैमिली देखिए। ये एक लाइन ग्राफ है जहाँ डेटा पॉइंट्स लाइन से जुड़े होते हैं और कंटिन्यूअस चेंज को दिखाते हैं। अब कर्व शेप को देखिए। इस ग्राफ की शेप यूनिमॉडल है, यानी ग्राफ एक पीक तक बदलता है और फिर नीचे आता है। अब स्लोप को ऑब्जर्व कीजिए। 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है। 40 डिग्री सेल्सियस के पास स्लोप 0 हो जाता है क्योंकि ग्राफ अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक स्लोप नेगेटिव हो जाता है क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी कम हो रही है। अब इंटरसेप्ट देखिए। इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट लगभग 3% है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम एक्टिविटी लगभग 3% है। इस ग्राफ में दिए गए रेंज के अंदर एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। हमेशा याद रखिए, पहले ग्राफ की ओवरऑल स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कीजिए, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यूज पढ़िएगा। अब ग्राफ इंटरप्रिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का मतलब है नंबर्स का यूज करके किसी चीज को एग्जैक्टली मेजर करना। सिर्फ ट्रीटमेंट ए बेटर है बोलना काफी नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि ट्रीटमेंट ए कितना बेटर है, एवरेज वैल्यू क्या है, रीडिंग्स कितनी वेरी हुई है, इन रिजल्ट्स पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट सिर्फ ग्राफ देखकर कंक्लूजन नहीं निकालते, वो हर स्टेटमेंट को नंबर के साथ सपोर्ट करते हैं। इसलिए अब हर कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब सबसे पहले इस ग्राफ में दिए गए डॉट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। हर डॉट एक ऑब्जर्वेशन या एक एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ 3 स्टूडेंट्स है। कंट्रोल के स्टूडेंट को हमने क्लास टीचिंग और बुक स्टडी दिया है। ट्रीटमेंट ए स्टूडेंट को क्लास टीचिंग, बुक स्टडी और ट्यूशन से हमने ट्रेन किया है। फिर ट्रीटमेंट बी स्टूडेंट को हमने ओनली बुक स्टडी दिया है और उनका टेस्ट हमने 5 टाइम्स लिया है। तो जो कंट्रोल का स्टूडेंट है उसने स्कोर किया है 40, 45, 50, 55, 60। ट्रीटमेंट ए का स्टूडेंट ने स्कोर किया है 60, 65, 70, 75, 80 और ट्रीटमेंट बी का स्टूडेंट ने स्कोर किया है 32, 37, 42, 47, 52। तो अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट में देखें तो इस ग्राफ में ग्रीन डॉट्स कंट्रोल को दिखाता है, येलो डॉट्स ट्रीटमेंट ए को दिखाता है और ब्लू डॉट्स ट्रीटमेंट बी को रिप्रेजेंट करता है। और इन ग्रीन डॉट्स को हमने वैल्यूज के बेसिस में इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। जैसे कंट्रोल में 40, 45, 50, 55, 60, ट्रीटमेंट ए में 60, 65, 70, 75, 80, ट्रीटमेंट बी में 32, 37, 42, 47, 52। इसका सैंपल साइज 5 है क्योंकि हमने इस टेस्ट को 5 बार कंडक्ट किया है। येलो डायमंड को ऑब्जर्व कीजिए। ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। मीन मतलब एवरेज। एक सिंपल एग्जांपल देखिए। 5 बच्चों के पास चॉकलेट है। एक बच्चे के पास 40 चॉकलेट्स है, दूसरे के पास 45, तीसरे के पास 50, चौथे के पास 55 और पांचवे के पास 60। अगर हम सारी चॉकलेट्स को एक साथ कलेक्ट करके इन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर एक के पास 50 चॉकलेट्स आएंगे। इसी इक्वल शेयर को मीन कहते हैं। हमारे ग्राफ में मीन कैलकुलेट करने के लिए हम डेटा का टोटल करेंगे, फिर उसे सैंपल साइज से डिवाइड करेंगे। कंट्रोल को ऐड करने पर हमें 250 आएगा, उसे हम सैंपल साइज 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 मीन आएगा। वही ट्रीटमेंट ए का मीन आएगा 70 और ट्रीटमेंट बी का मीन आएगा 42। इसीलिए इस ग्राफ में येलो डायमंड एवरेज को रिप्रेजेंट करता है और कंट्रोल में हमने येलो डायमंड को मीन के अनुसार 50 में रिप्रेजेंट किया है, ट्रीटमेंट ए में 70 में रिप्रेजेंट किया है और ट्रीटमेंट बी में 42 में रिप्रेजेंट किया है। अब मीडियन के बारे में समझते हैं। मीडियन मतलब वैल्यूज को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो बीच वाली वैल्यूज होती है। एग्जाम्पल सोचिए, 5 बच्चे अपनी हाइट के हिसाब से लाइन में खड़े हैं। सबसे छोटा उससे थोड़ा लंबा, बीच वाला उससे भी लंबा और सबसे लंबा। जो बच्चा बिल्कुल बीच में खड़ा है वही मीडियन है। हमारे कंट्रोल वैल्यूज ऑलरेडी ऑर्डर में है, 40, 45, 50, 55, 60। बीच वाली वैल्यू 50 है।
इसीलिए मीडियन 50। ट्रीटमेंट ए का मीडियन है 70 और ट्रीटमेंट बी का मीडियन है 42। पिंक लाइन जो हमने इस ग्राफ में दिखाया है वो मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने मीडियन को भी कंट्रोल के हिसाब से 50 में रिप्रेजेंट किया है इस ग्राफ में, ट्रीटमेंट ए को 70 में रिप्रेजेंट किया है और ट्रीटमेंट बी में 42 में रिप्रेजेंट किया है। अब मीन और मीडियन का डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 5 बच्चों को पॉकेट मनी मिली, एक को 20, दूसरे को 20, तीसरे को 20, चौथे को 20 और पांचवे को 500 रुपए। नॉर्मली अगर सबको 20 मिला होता तो एवरेज भी 20 आता, पर क्योंकि आखिरी वाले को 500 का नोट मिला है इसलिए इन सब का एवरेज 116 बन जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर वही मीडियन देखे तो मिडिल वैल्यू 20 आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मीन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है पर मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए साइंटिस्ट मीन के साथ मीडियन को भी कंपेयर करते हैं। अब इन डॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, कुछ डॉट्स एक दूसरे के बहुत पास है और कुछ बहुत दूर है। इस स्प्रेड को वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन मतलब इसी स्प्रेड को एक नंबर के फॉर्म में मेजर करना। एक सिंपल एग्जांपल फिर से, 5 बच्चे बास्केट में बॉल थ्रो कर रहे हैं। अगर सारे बॉल्स बास्केट के पास ही गिरती है तो लो वेरिएशन, और अगर बॉल्स पूरे प्लेग्राउंड में फैल जाती हैं तो हाई वेरिएशन। जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना ही ज्यादा वेरिएशन होगा। वेरिएशन को और इजी तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन यूज किया जाता है। मान लीजिए आप डार्ट बोर्ड पर डार्ट्स थ्रो कर रहे हैं। अगर सारे डार्ट सेंटर के पास लगते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्मॉल होता है, और अगर डार्ट्स अलग अलग जगह फैल जाते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन लार्ज हो जाता है। हमारे ग्राफ में साइन एंड कलर एरर बार से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी एरर बार्स को हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। शॉर्ट एरर बार्स मतलब रीडिंग काफी कंसिस्टेंट है, लॉन्ग एरर बार्स मतलब वेरिएशन ज्यादा है। अगर हम वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन के डिफरेंसेस समझेंगे तो वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही स्प्रेड को डिस्क्राइब करते हैं। डिफरेंस ये है कि वेरिएंस स्क्वायर्ड यूनिट्स में होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन ओरिजिनल यूनिट्स में होता है, इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशंस को समझना ज्यादा आसान होता है। इसी वजह से बायोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स में ज्यादातर स्टैंडर्ड डिविएशन ही दिखाया जाता है। अब व्हाइट एरर बार्स को ऑब्जर्व कीजिए, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम 100 स्टूडेंट्स का सैंपल लेते हैं। उस सैंपल के बेसिस पर एक्चुअल एवरेज शायद इस रेंज के अंदर होगा। इस बात को कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। समझ में नहीं आया तो चलिए और सिंपल एग्जाम देखते हैं। ये फिशिंग वाला एग्जाम्पल तो आपको याद हो जाएगा। आप लेक में नेट डालते हैं, नेट डालने के बाद ज्यादातर लेक में जो फिशेस है वो नेट के अंदर आ गए हैं। अब उस नेट के अंदर हमें गोल्ड फिश को ढूंढना है, तो वो गोल्ड फिश कहाँ है ये हमें नहीं पता, पर नेट के अंदर है ये हमें पता है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। नैरो इंटरवल मतलब कॉन्फिडेंस ज्यादा है, वाइड इंटरवल मतलब अनसर्टेनिटी ज्यादा है। फिर हम इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के वैल्यूज को देखें, कंट्रोल में 40 to 59 तक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ट्रीटमेंट ए में 60 to 79 तक कॉन्फिडेंस इंटरवल है और ट्रीटमेंट बी में 32 to 51 तक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं तो कंट्रोल के लिए 42 to 58, ट्रीटमेंट ए के लिए 62 to 78 और ट्रीटमेंट बी के लिए 34 to 50। इसलिए ग्राफ देखते वक्त सिर्फ ये मत याद रखिए कि कौन सी लाइन या ग्रुप ऊपर है। आपके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चंस आने चाहिए कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, वेरिएशन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है। अगर आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं तो आपने ग्राफ को सक्सेसफुली क्वांटिफाई कर लिया है। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव ग्राफ इंटरप्रिटेशन के लिए इन स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुअली समझना ही है। वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम यूनिट 14 मेथड्स इन बायोलॉजी में कंप्लीट डिटेल के साथ सीखेंगे। वहाँ फॉर्मूलाज, कैलकुलेशन, एग्जाम्पल, शॉर्टकट्स और एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चिंता मत करिए कि वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे आया, वो हम धीरे धीरे जब आगे के क्लासेस आएंगे वहाँ सीख लेंगे। अब हम चौथा स्टेप इंटरप्रेट सीखेंगे। अब तक हमने ग्राफ को डिकोड किया है, उसके स्ट्रक्चर को पहचाना
और वैल्यूज को मेजर किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये ग्राफ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताता है। सबसे पहले विजुअल पैटर्न देखिए। ग्राफ में पहले स्लो राइज, फिर रैपिड राइज, उसके बाद प्लेट्यू और आखिर में डिक्लाइन दिखाई देता है। अब इस पैटर्न को बायोलॉजिकल मीनिंग से जोड़िए। लैग फेज में बैक्टीरियल सेल्स नए एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करते हैं। लॉग फेज में सेल बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं और रैपिड ग्रोथ होती है। स्टेशनरी फेज में न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं, इसलिए सेल डिवीजन और सेल डेथ लगभग बराबर हो जाता है। डेथ फेज में सेल डेथ ज्यादा होने लगती है और वायबल सेल्स की संख्या कम हो जाती है। इस ग्राफ का ट्रेंड बताता है कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ती, बल्कि समय के साथ बढ़ती रहती है। यहाँ रिलेशनशिप टाइम और लॉग ऑफ वायबल सेल नंबर के बीच दिखाया गया है। इसलिए सिर्फ ग्राफ को डिस्क्राइब मत कीजिए, हमेशा उस पैटर्न के पीछे छिपे बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझिए और एक्सप्लेन कीजिए। वही एक्चुअल ग्राफ इंटरप्रिटेशन है। अब हम पांचवा स्टेप इवैल्यूएट सीखेंगे। ग्राफ देखने में कितना भी इम्प्रेसिव लगे, उस पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। सबसे पहले ये इवैल्यूएट कीजिए कि ग्राफ डेटा को सही तरीके से दिखा रहा है या नहीं। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। पहली नजर में लगता है कि ट्रीटमेंट से सेल वायबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वाई एक्सिस 0% से नहीं बल्कि 90% से शुरू हो रही है। इसे ट्रूनिकेटेड एक्सिस कहते हैं, जो डिफरेंस को असल से ज्यादा बड़ा दिखाता है। अब एक्चुअल वैल्यूज पढ़िए। कंट्रोल 96% है और ट्रीटमेंट 94% है, यानी असली डिफरेंस सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट्स का है। अब खुद से सवाल पूछिए, सैंपल साइज क्या है, रेप्लिकेट्स कितने हैं, एरर बार्स कहाँ हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो रिजल्ट कितना रिलायबल है ये हम नहीं कह सकते। और एक बात याद रखिए, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ ग्राफ देखकर डिसाइड नहीं की जा सकती, उसके लिए वेरिएबिलिटी और स्टैटिस्टिकल टेस्ट की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, हर ड्रामेटिक दिखने वाली ग्राफ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करता। पहले इवैल्यूएट कीजिए, फिर कंक्लूड कीजिए। अब हम आखिरी स्टेप प्रेडिक्शन सीखेंगे। ग्राफ को पूरी तरह से समझने के बाद हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अवेलेबल डेटा की लिमिट्स के अंदर। इस ग्राफ में ऑब्जर्व डेटा सिर्फ डे 8 तक दिया गया है। अगर हमें डे 5 का वैल्यू एस्टिमेट करना हो तो वो मेजर पॉइंट्स के बीच में है, इसलिए हम इंटरपोलेशन का यूज करके सेफली एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ बायोमास लगभग 50 mg है, लेकिन डे 8 के बाद वैल्यू प्रेडिक्ट करना एक्सट्रापोलेशन कहलाता है। इसे हमेशा बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्व रेंज के बाद बायोलॉजिकल पैटर्न बदल सकता है। याद रखिए, प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा रिलायबल ऑब्जर्वेशन डेटा रेंज के अंदर होती है। जैसे जैसे आप अवेलेबल डेटा से आगे बढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी भी ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए फाइनल रूल याद रखिए, प्रेडिक्शन सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, प्रूफ नहीं। डेटा जितना सपोर्ट करता है उतना ही प्रेडिक्ट कीजिए। फाउंडेशन सेक्शन खत्म करने से पहले एक सिंपल चेकलिस्ट याद रखिए। एग्जाम में जब भी कोई ग्राफ दिखे, हमेशा ये 10 क्वेश्चन इसी ऑर्डर में पूछिए। अगर इनके जवाब मिल गए तो ग्राफ इंटरप्रिटेशन बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट, टाइटल क्या बताता है। सेकंड, एक्स एक्सिस पर क्या दिया गया है। थर्ड, वाई एक्सिस पर क्या मेजर किया गया है। फोर्थ, यूनिट्स क्या है। फिफ्थ, किस टाइप का स्केल यूज हुआ है। सिक्स, ग्राफ की शेप कैसी है। सेवेंथ, इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है। एथ, ग्रुप्स या ट्रेंड्स को कैसे कंपेयर करना है। नाइन्थ, एरर बार्स या वेरिएशन क्या दिखाता है। ग्राफ से क्या कंक्लूड किया जा सकता है और क्या कंक्लूड नहीं की जा सकता। अगर आप इन 10 क्वेश्चन को अपनी हैबिट बना लेंगे तो किसी भी ग्राफ को कॉन्फिडेंटली इंटरप्रेट कर पाएंगे। इसके साथ हमने पार्ट 1 फाउंडेशन ऑफ ग्राफ इंटरप्रिटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इस पार्ट में हमने ग्राफ को समझने के लिए जरूरी सारी बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप सीखे। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो हर एडवांस टॉपिक आसान हो जाता है। पार्ट 2 में हम अगले स्टेज पर बढ़ेंगे और अलग अलग ग्राफ फैमिलीज को डिटेल में समझेंगे। हम सीखेंगे कि हर ग्राफ टाइप को कैसे पहचानना चाहिए, लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी में उसका यूज कहाँ होता है और एग्जाम में उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी की जाती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको इंग्लिश और तेलुगु में भी अवेलेबल है। अगर आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि सक्सेस इज इन योर DNA। थैंक यू।